हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 ग्रेविटेशन चल रहा था हमारा, जिसमें हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे। आज के वीडियो में हम इसके पेज नंबर 109 पे कुछ क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, उनको कवर करेंगे। ओके, तो ये चैप्टर 9 है न्यू बुक्स जिनके पास है उनके लिए, और जिनके पास ओल्ड बुक है उनका चैप्टर नंबर 10 है। चलिए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why is it difficult to hold a school bag having a strap made of a thin and strong string? स्कूल बैग में क्या होता है कि एक स्ट्रैप होता है जिसको हम अपने शोल्डर्स के ऊपर टांग करके स्कूल बैग को टांगते हैं। अगर ये जो स्ट्रैप है ये पतला होगा, और मतलब मजबूत हो और पतला हो, तो क्या डिफिकल्टी आएगी? The thin string strap has limited surface area to distribute the weight of the bag. When we carry a bag with a thin string strap, the weight of the bag is concentrated on a small area of our shoulder or hand. This increased pressure can lead to discomfort and pain. In contrast, wider and padded strap offer a larger surface area which helps distribute the weight more evenly. This reduces the pressure on our body, making it more comfortable to carry the bag for extended periods. तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इस आंसर को थोड़ा समझ लेते हैं। सपोज एक स्कूल बैग है आपका। ओके, इस तरीके का बैग है और इसमें क्या है, ये स्ट्रिप लगी हुई है। ठीक है, इस स्ट्रिप को अगर हम देखें कि एक स्ट्रिप जो है थोड़ी पतली है, ठीक है, और एक बैग ऐसा है जिसकी स्ट्रिप चौड़ी है। आप अपने स्कूल बैग में ध्यान दीजिएगा कि चौड़ी स्ट्रिप है या पतली स्ट्रिप है। जब पतली स्ट्रिप होगी, जो हमारे इसका स्ट्रिंग है, धागा डोरी है, ये अगर पतली होगी तब क्या होगा, आपके शोल्डर्स के ऊपर जो ये स्ट्रिंग आ रही है ये कम सरफेस एरिया ले रही है। ओके, जब पतली है तो इसका एरिया कम है। जब एरिया कम है तो इस पूरे बैग का जो वेट है आपका, वो इस कम एरिया पे होने की वजह से आपके शोल्डर के ऊपर जो प्रेशर डाल रहा है वो ज्यादा प्रेशर डाल रहा है। पतली रस्सी अगर होगी और आप उतना वेट उठाएंगे अपने शोल्डर्स के ऊपर, तो आपको उतने एरिया में ज्यादा प्रेशर फील होगा, उस वजह से आपको डिस्कम्फर्ट एंड पेन होगा। अब इसी स्ट्रिप को आपने थोड़ा चौड़ा कर दिया, थोड़ा पैडेड कर दिया, तब क्या होगा, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। अब ये सरफेस एरिया बढ़ गया तब आपके शोल्डर पे ज्यादा एरिया में ये आएगा। तो ज्यादा एरिया में जब जाएगा तो प्रेशर आपको कम फील होगा। इसकी वजह से आपको बैग को कैरी करना ज्यादा समय के लिए कंफर्टेबल होगा। इसीलिए आपके बैग, अगर ध्यान देंगे, स्कूल बैग के जो स्ट्रेप्स हैं जिनको आप कंधे के ऊपर टांगते हैं बैग को, वो चौड़े होते हैं और शोल्डर के ऊपर प्रॉपरली ग्रिप बना करके रहते हैं, पैडेड होते हैं, जिस वजह से आपको शोल्डर में कम पेन होता है, डिस्कम्फर्ट कम होता है। यही अगर पतली रस्सी के वो बना दिए जाएं, तब जब अगर आप उसको कंधे पे टांगेंगे तो थोड़ी देर बाद आपको उस एरिया में आपके शोल्डर के ऊपर पेन फील होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो पतली सी रस्सी जो है उतना सारा वेट लेकर के आपके शोल्डर के ऊपर वो वेट डाल रही है। पतली रस्सी है, कम एरिया है, इस वजह से आपके शोल्डर के ऊपर में क्या हो रहा है, प्रेशर ज्यादा बन रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बॉयंसी? बॉयंसी से आपको क्या क्या पता चलता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द लिक्विड exerts an upward force on the object. Because of this upward force, the object appear to be lighter. This upward force is called buoyancy. देखिए, कभी कोई ऑब्जेक्ट, अगर आपने सपोज ये एक टब है जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है, ओके, और कोई ऑब्जेक्ट जो है जब आप इस वाटर के अंदर डालते हैं, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसको आपने एक स्प्रिंग बैलेंस से या किसी रस्सी से टांग करके आपने इसको वेट किया। अब इसी ऑब्जेक्ट को उठा करके जब आप इस वाटर में डालेंगे, वाटर कंटेनर में डालेंगे और वेट करेंगे, तब क्या होगा कि इसका वेट जो है थोड़ा कम फील होगा आपको। जो बाहर जो वेट आपका था स्प्रिंग बैलेंस पे, सपोज ये बाहर स्प्रिंग बैलेंस पे 2 kg आ रहा था, तो जब आप इसको पानी के अंदर डालने के बाद वेट कर रहे हैं और ये
1.5 kg आ रहा है, तो थोड़ा सा लाइट वेट फील होता है। ऐसा क्यों होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में डाला जाता है तो वो लिक्विड क्या करती है, वो लिक्विड जो है उस ऑब्जेक्ट के अपोजिट, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके वेट के अपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाने लगता है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का क्या है, इस ऑब्जेक्ट की वेट की वजह से क्या हो रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो नीचे की तरफ लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है नीचे की तरफ हमेशा लगता है। लेकिन जब इस ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में डाला गया, वाटर में डाला गया, किसी भी लिक्विड में डाला गया, तो वो लिक्विड उसके ऊपर एक और प्रेशर लगाने लगता है जो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इसी फोर्स को हम बॉयंट फोर्स बोलते हैं। और इस जो फोर्स की वजह से इसके ऊपर जो वेट फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, इसको हम बॉयंसी बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी वाटर की सरफेस पे रखा जाता है, तो आपने देखा होगा कई ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो फ्लोट करते रहते हैं, कई ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो सिंक कर जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? चलिए देखते हैं। फ्लोट और सिंक ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू डेंसिटी। डेंसिटी वर्ड आ गया यहाँ पे। हम पहले डेंसिटी को समझते हैं कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट के पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैटर है, ओके, कितना मास है, वो उसकी डेंसिटी कहलाता है। अब डेंसिटी के हिसाब से समझें, इफ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, then the object sink in the liquid, and if the density of the object is less than the density of liquid, the object float on the surface of the liquid. इसको समझेंगे कैसे? सपोज वही एक टब है, टब के अंदर वाटर भरा हुआ है। ठीक है, हर चीज की अपनी एक डेंसिटी होती है, और वो डेंसिटी क्या है कि फिक्स होती है। सपोज इसके अंदर एक आयरन की आपने बॉल डाल दी, ठीक है, तो इस आयरन बॉल की भी एक अपनी डेंसिटी होगी। ठीक है, डेंसिटी मीन्स उसका अगर 1 मीटर क्यूब का आयरन बॉल लिया जाए तो उस 1 मीटर क्यूब का वेट कितना है, उसका मास कितना है, वही उसकी डेंसिटी है। ओके, और इस वाटर की भी कुछ डेंसिटी होगी। अब अगर वाटर की डेंसिटी या लिक्विड की डेंसिटी और आपके ऑब्जेक्ट की डेंसिटी दोनों को कंपेयर करें, एक इसकी डेंसिटी हो गई लिक्विड की, एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हो गई, दोनों को कंपेयर करें, तो उस कंपैरिजन में अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है और लिक्विड की डेंसिटी कम है, मींस ये लिक्विड जो है ये लाइटर है, ठीक है, हल्का है, और ऑब्जेक्ट जो है वो हैवियर है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लिक्विड में डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। ओके, डेंसिटी अगर ऑब्जेक्ट की ज्यादा है, ओके, इफ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, देन ऑब्जेक्ट विल सिंक। और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, ऑब्जेक्ट लाइटर है, और आपका जो लिक्विड है वो हैवियर है, तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता रहेगा। कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है? सपोज कोई लकड़ी का आपने इस पे कोई टुकड़ा डाल दिया या कॉर्क डाल दिया, तो वो क्या होगा, वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि कॉर्क की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम होती है। वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, कॉर्क की डेंसिटी कम है, इस वजह से फ्लोट करता रहेगा। अब ये हमने ड्यू टू डेंसिटी लिखा, और भी कुछ रीजन है क्या जिस वजह से फ्लोट करेगा? सपोज हम बात करें, जैसे एक जनरल सा क्वेश्चन है कि आयरन की, लोहे की एक कील जो है, आयरन नेल, वो पानी में डूब जाती है, और लोहे के ही बने हुए बड़े बड़े से जहाज हैं, शिप हैं, वो तैरते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्या दोनों की डेंसिटी अलग है? नहीं, वहां आयरन की डेंसिटी वही है। जो एक शिप में आयरन यूज हो रहा है और जो नेल में आयरन यूज हो रहा है, दोनों की डेंसिटी सेम है। फिर भी ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, पहले हम समझते हैं। फ्लोट और सिंक ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू बियॉन्ड फोर्स। बियॉन्ड फोर्स की वजह से भी ऑब्जेक्ट फ्लोट या सिंक करते हैं। अब ये क्या है? When an object is placed on the surface of water, two forces act on it. जब कोई वाटर की सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है, फिर से हम समझते हैं, ये एक टब था जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट आपने वाटर की सरफेस पे आपने जस्ट रख के छोड़ दिया। अब
इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं? पहला है वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड्स। पहला तो इस ऑब्जेक्ट पे, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके डाउनवर्ड्स नीचे एक फोर्स लग रहा है। ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज को नीचे की ओर खींचती है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही इसका वेट है। वेट की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिस वजह से ऑब्जेक्ट को नीचे जाना चाहिए। दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है? अभी अभी हमने पढ़ा था, अप थ्रस्ट और बियॉन्ड फोर्स एक्टिंग अपवर्ड। जैसे ही लिक्विड में डाला गया, लिक्विड ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाने लगती है, जिसको हम बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं या अप थ्रस्ट भी बोलते हैं। ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लग रहा है, एक नीचे की तरफ लग रहा है, एक ऊपर की तरफ लग रहा है। तो कौन सी कंडीशन ऐसी होंगी जिन कंडीशन पे ये फ्लोट कर जाएगा? कौन कंडीशन ऐसी होगी जिस कंडीशन में ये सिंक कर जाएगा? दोनों फोर्स अगर इक्वल हैं या अपवर्ड वाला फोर्स ज्यादा है, ठीक है, तो ये फ्लोट करता रहेगा। और अगर डाउनवर्ड वाला फोर्स ज्यादा है, अपवर्ड वाला फोर्स कम है, तो ये सिंक कर जाएगा। when the up thrust or beyond force acting on the object is less than the gravitational force, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, उसका वेट ज्यादा है, उस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, और अपवर्ड फोर्स कम लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ ज्यादा है, नीचे की तरफ लेके जाएगा ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, देन ऑब्जेक्ट विल सिंक। और when the up thrust or beyond force acting on the object is more than or equal of the gravitational force, then object will float। अगर ये अपवर्ड फोर्स जो है, बियॉन्ड फोर्स जो है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है या उसके बराबर भी है, तो ये ऑब्जेक्ट इस वाटर पे फ्लोट करता रहेगा, ठीक है, और ये डूबेगा नहीं। अब यहां पर अगर हम बात करें उसकी, जब हम नेल की और शिप की बात कर रहे थे, तो क्या यहां पर आयरन से बनी हुई नेल जो है, एक कील डूब जा रही है और आयरन से बनी हुई शिप नहीं डूब रही है? तो वहां पर इस ऐसा क्यों हो रहा है? वहां पर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप देखें तो शिप क्या है, एक उसका शेप होता है, ठीक है। उस शेप की वजह से क्या होता है कि ये आयरन का जो इसका सरफेस है, ये नीचे का सरफेस और ये ऊपर जो हमने एक्सटेंड कर दिया पोर्शन, ठीक है। डेंसिटी देखिए, जो आयरन की शिप की डेंसिटी है और जो आयरन के नेल की डेंसिटी है, वहां जो आयरन यूज हो रहा है, आयरन की डेंसिटी सेम है, लेकिन यहां पर शिप की ओवरऑल डेंसिटी कम हो जाती है। कैसे कम होती, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। वो इस वजह से कम होती है क्योंकि डेंसिटी क्या है, जो उसका वॉल्यूम है, उसकी कैपेसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। अब अगर आप इसके शेप को ध्यान दें, तो इस शेप में क्या है कि आयरन तो इस पोर्शन में ही है केवल, जो ये डार्क डार्क वाला मैंने बनाया, और लेकिन इसके अंदर क्या है, इस शेप के अंदर क्या है, ये खाली पोर्शन है। यहाँ क्या है, यहाँ एयर है। अब एयर की डेंसिटी कम होती है, लेकिन जब इस पूरे शिप की डेंसिटी आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका पूरा वॉल्यूम लेंगे, जहां पर एयर भरी हुई है वो भी लेंगे, तो एवरेज डेंसिटी इसकी क्या हो जाएगी, एवरेज डेंसिटी इसकी कम हो जाएगी। एवरेज डेंसिटी जैसे ही कम होगी तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, शिप की डेंसिटी कम हो गई, इसलिए शिप फ्लोट करती रहेगी। अब इस शिप में सोचिए अगर एक होल हो गया तो शिप क्यों डूब जाएगी? जैसे ही होल होगा, जो यहाँ हवा थी, एयर थी, अब इसमें क्या होगा, वाटर फिल हो जाएगा। वाटर फिल होते ही इसकी एवरेज डेंसिटी क्या है, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी मतलब अब वाटर की जो डेंसिटी थी जिसके अंदर इस शिप को फ्लोट होना था, उस वाटर की डेंसिटी से इस शिप की डेंसिटी ज्यादा हो गई, इसलिए अब ये शिप जो है सिंक कर जाएगी। ओके, तो ये इसका पूरा रीजन है क्यों ऐसा होता है। आप अपने आंसर को ये दो पार्ट में चाहे तो दोनों लिख सकते हैं, चाहे तो किसी एक पार्ट को भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी की ही वजह से ऑब्जेक्ट सिंक होते हैं या फ्लोट होते हैं, और जो हमारा बियॉन्ड फोर्स है इसकी वजह से भी ऑब्जेक्ट सिंक होते हैं या फ्लोट होते हैं, और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। बियॉन्ड फोर्स तभी ज्यादा होगा जब उसकी एवरेज डेंसिटी कम हो रही होगी। ओके, एवरेज डेंसिटी कम हो जाएगी, बियॉन्ड फोर्स उससे ज्यादा हो जाएगा उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से, और चीजें फ्लोट करती रहेंगी, सिंक नहीं होंगी। ओके,
होपफुली मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इस इंटेक्स में 3 ही क्वेश्चन थे, मैंने इनको कवर कर दिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।